तो हेलो दोस्तों, मैं थोड़ा सा तबीयत मेरी है, थोड़ा सा जुकाम सा हो रखा था। तो हो सकता है इस लेक्चर में आपको आवाज़ मेरी सही से सुनाई ना दे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये आज का लेक्चर जो है हमारा रहने वाला है स्ट्रोक के ऊपर। स्ट्रोक में कौन कौन से टाइप के स्ट्रोक रहेंगे, तो किस तरीके से मैं टाइप को थोड़ा सा ये रिजल्ट के नाम पे बांटा जाए, तरीके से स्ट्रोक कुछ में क्या क्या होते मैनिफेस्टेशन आते हैं, या कौन कौन सी आर्टरी ब्लॉक होती है, उस पर एक तरीके से बांटा जाए तो 3 प्रकार के बाद में ग्रुप में बांट सकते हैं। एक तो जो लार्ज आर्टरी वाले होते हैं, जितने भी आप पढ़ते हैं, एंटी सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, वो रह जाते हैं। उसके अलावा जो रहते हैं हमारे इस तरीके से जो ब्रेन स्टेम वाले एरिया जो होते हैं, इसमें वर्टिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, ये इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ, तो उसमें हम कहते हैं एक तरीके से उसको बांटते हैं एक तरीके से सेकंड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी में आती है तरीके से स्मॉल वेसल्स वाली डिजीज आती है, जिसमें आती है हमारा थैलेमस की सप्लाई वाला, या एक तरीके से लेक्यूनर सिंड्रोम जो पढ़ते हैं हमारे। हाँ, उसमें वो एक तरीके से इस कैटेगरी में आती हैं। हम्म तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लार्ज आर्टरीज के लिए सिंड्रोम के बारे में। अब उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व रहेगी, क्या रहेगी, जैसे ये ज़्यादातर ब्रेन स्टेम के कैसे पूछा जाता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने जब मैं स्ट्रक्चर को बताया था एनाटॉमी में, तब मैंने उसको बताया था कि इस सिंड्रोम में ये स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रही है। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू करेंगे इन चीज़ों का। ये सबसे पहले जो आती है वो हमारी आती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में क्या देखने को मिलता है, उस तरीके से आपको जैसे पैरालाइसिस देखने को मिलेगा। इस तरीके से कैसे पैरालाइसिस, कॉन्ट्रालेटर पैरालाइसिस देखने को मिलेगा। और जो हमारा कौन से इस तरीके से एंटी सेरिब्रल आर्टरी किसको सप्लाई करती है, तो फ्रंटल लोब को सप्लाई करती है। और फ्रंटल लोब किसको कंट्रोल करता है, हमारे लोअर लिम्ब को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से उसमें क्या है, लोअर लिम्ब पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, लोअर लिम्ब पे एक कॉन्ट्रालेटर हेमीप्लेजिया देखने को मिलेगा। पैरालिसिस जो होते हैं कॉन्ट्रालेटर पहले से पैरालिसिस जनरल टर्म है जो दोनों के लिए यूज करते हैं। और यदि एक साइड हो तो इस तरीके से हेमीप्लेजिया शब्द यूज किया जाता है। तो इस तरीके से उनको कॉन्ट्रालेटर हेमीप्लेजिया देखने को मिलेगा लोअर लिम्ब में, क्योंकि जो फ्रंटल लोब का काम लोअर लिम्ब से जुड़ा रहता है। और क्या देखने को मिलेगा, और जो देखने को मिलेगा एक तरीके से उसकी यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूस आ जाएगी, उसके तरीके से ब्लैडर पर कंट्रोल है वो चला जाएगा। उसका भी सेंटर जो होता है एक तरीके से पैरासेंट्रल लोब्यूल, वो कहाँ पे होता है, हमारे एक तरीके से ये फ्रंटल लोब में ही होता है। और उसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं, और जो होता है हमारा एक तरीके से इस पर कंट्रोल चला जाएगा। इस तरीके से जो उसका पर्सनैलिटी है उसमें चेंज आ जाएगा। आप देखेंगे कि इस प्रकार के आदमी कुत्ता बिल्ली वगैरह छोटे मोटे कुछ नहीं कर रहा होगा, उसे पीने लग जाएंगे। या फिर मतलब एक तरीके से कोई संपत्ति वगैरह रखनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, उसके लिए नहीं होगी। बहुत ज़्यादा वॉयलेंट बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा इनका। हम्म, और जो मैनिफेस्टेशन में बात करें चले तो आपको मैग्नेटिक गेट देखने को मिलेगा। जैसे चलने के नाम पे कैसे चलेंगे वो देखना, चलने के नाम पे लोग ऐसे चलेंगे, तो सर 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 करके ऐसे समझ तो पा रहे हैं ना। ऐसे बिल्कुल एकदम सटा सटा पैरों को सटा के चलेंगे इस तरीके से। मैग्नेटिक गेट होते थे, चुप कर दिया। मैग्नेटिक गेट एकदम प्रॉपर शब्द हो जाता है यदि इसको, यदि ये शब्द दे देते तरीके से एंटी सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व है, फ्रंटल लोब और एंटी सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व है। ये फिर हम आते हैं धीरे मिडल सेरेब्रल आर्टरी में। मिडल सेरेब्रल आर्टरी में क्या इन्वॉल्व रहती है, मेरी हमारे मिडल सेरेब्रल आर्टरी पे पहली बात तो जो पैरालिसिस होता है वो भी कॉन्ट्रालेटरी रहता है। ज़्यादा चीज़ों कॉन्ट्रालेटर पे ऐसे देखने में, कॉन्ट्रालेटर में हमारा जैसे लोअर लिम्ब इसमें इन्वॉल्व हो गया था फ्रंटल लोब में। तो इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व रहता है, इसमें रहता है हमारा एक तरीके से इसमें रहता है हमारा एक तरीके से जो फेस हुआ, और एक तरीके से हमारा जो अपर लिम्ब हुआ, ये इन्वॉल्व रहता है। मिडल सेरेब्रल आर्टरी के केस में बात की जाए तो ये एक तरीके से दो लोब्स को सप्लाई करती है। एक तो हमारा हुआ टेम्पोरल लोब, और एक हुआ हमारा एक तरीके से पैराइटल लोब, क्योंकि एक तरीके से ज़्यादातर लेटरल साइड पे जाते हैं टेम्पोरल पैराइटल लोब। और टेम्पोरल लोब का क्या काम होता है इस तरीके से, तो उसमें बात करी जाए जो भी एक तरीके से हमारे स्पीच एसोसिएशन वाला एरिया होता है, मतलब हालांकि एक तरीके से फ्रंटल लोब में आ जाता है ब्रोकास एरिया, लेकिन उसको जो सप्लाई होती है वो उसमें मिडल सेरेब्रल आर्टरी की ही जाती है। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन कर देना कि फ्रंटल लोब के नाम पे ऐसे ब्रोकास एरिया की स्पीच को एक तरीके से दोनों आर्टरी कंट्रोल कर रही है। फ्रंट एंटी सेरेब्रल आर्टरी से आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी स्पीच में। यदि मिडल सेरेब्रल आर्टरी में ओक्लूजन है, स्ट्रोक है एक तरीके से, तभी एक तरीके से आपको दिक्कत देखने को मिलेगी स्पीच में, वरना वैसे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो कौन कौन से एरिया रहते हैं हमने चलो रिवाइज कर लेते हैं। एक तरीके से वर्निके से एरिया रहता है जो एक तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग में क्या काम आ रहा है, जो आप मैं जो बोल रहा हूँ
वो आप समझ रहे हैं। तो एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग में कौन सा एरिया चल रहा है, वर्निकेस एरिया। हम्म, अभी मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ, तो उसमें मेरे कौन सा एरिया काम चल रहा है, एक तरीके से ब्रोकास एरिया काम चल रहा है। उसके अलावा मैं एक चीज़ को रिपीट भी करता हूँ, तो उसमें कौन सा काम करता है, एक तरीके से आर्किड फिजिकल्स। मान के चले मैं किताब रख के एक तरीके बगल में कुछ चीज़ रिपीट करने लग जाऊँ और कहा जाए कि इसको पढ़ो रिपीट करो बार बार, तो इस तरीके से वो जाएगी हमारे इस तरीके से उसमें आर्किड फिजिकल्स में रिपीट करने में, तो होने को पढ़ने में, पढ़ने के नाम पे तो तीनों एरिया यूज हो जाएगी। लेकिन यदि मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, तो उसमें कौन सी आएगी, हमारा आर्किड फेसिकुलस का उपयोग है। क्योंकि मैं प्रॉपर सेंटेंस बना पा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोला जा रहा हूँ। तो ये चाहिए, तो इस तरीके से ये ब्रोकास एरिया हुआ, वर्निकेस एरिया हुआ, ये हुआ। तो यदि मान के चले इसमें कुछ भी दिक्कत हुई टेम्पोरल में, तो आपको अफेजिया देखने को मिलता है। हम्म, उसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा उनको, आपको एंटेरोगेट एमनीशिया देखने को मिल सकता है। एंटेरोगेट एमनीशिया क्या होता है, ये एंटेरोगेट एमनीशिया में होता है सबसे आप नई इंफॉर्मेशन जो होती है वो रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं बार बार। ये किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, कोई हिप्पोकैम्पस वगैरह जो हिप्पोकैम्पस का लीजन जो होता है उस पर देखने को मिलता है। हम्म, तो अब और आगे बात करते हैं तरीके से किस चीज़ की, इसके जो है हमारा एक जो दो चार फिनोमिना के बारे में जानना चाहता हूँ मैं ताजा, वो आते हैं हमारे प्रोस्पेगनोसिया। प्रोस्पेगनोसिया क्या होता है इस तरीके से, इसमें क्या है कि आपका फेस को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देते हैं कोई भी ऐसा जो, मतलब इस मान के महात्मा गांधी के फेस है, तो महात्मा गांधी को रिकॉग्नाइज करने से मना कर रहा है आदमी, तो आप उसे बीमारी के रूप में घसीट कर आप कहेंगे इस तरीके से उसने महात्मा गांधी देखा ही नहीं। तो ये क्या है, जेन्युइन नॉर्मल एवरेज की बात कर रहा हूँ। महात्मा गांधी तो ऐसी चीज है ना, वो नोट पे ही रखी रहती है। उसका यहाँ ये हो सकता है कि उसको उसका नाम नहीं आता हो, ये चीज हो सकती है। लेकिन वो उसमें मान लीजिए उसे फेमिलियर मानने से मना कर दे कि ऐसे तो उसको मैंने कभी देखा ही नहीं था, ये फिनोमिना होता है ना। तो इस तरीके से इसमें हमारा एक तरीके दोनों ही लोग काम करते हैं, ऑक्सीपिटल लोग है, इस तरीके से उसको वो देख ही नहीं पा रहा फ्रेंड से, आप कुछ का कुछ समझ रहा है, इस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। उसके अलावा वो चीज़ें भूल गया उसके बारे में। तो इस तरीके से टेम्पोरल लोब है, इतनी याददाश्त से जुड़ा रहता है हमारा, टेम्पोरल लोब जुड़ा रहता है काफ़ी हद तक। तो वो दोनों चीज़ होने से इसमें क्या देखो, सपोज फिर देखने को मिलेगा, प्रोस्पेगनोसिया देखने को मिलेगा। यदि आपसे एक चीज़ पूछे, तो यदि आपसे खेला आर्टरी पूछ लेता था, आर्टरी के नाम पे सीधा आंसर चला जाता है हमारा एक तरीके से मिडल सेरिबल आर्टरी। लेकिन यदि आपसे एरिया पूछे, तो आपको ऑक्सीपिटल को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है बजाय एक तरीके से टेम्पोरल वाले एरिया के। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारी ये जो चीज़ आती है इस तरीके से, अब हम आते हैं धीरे पैराटल पे। तो टेम्पोरल लोब की बात करें, पैराटल लोब की बात करें, तो पैराटल लोब में जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है आपका जस्टमैन सिंड्रोम। जस्टमैन सिंड्रोम में क्या होता है, जस्टमैन सिंड्रोम में एक तरीके से बहुत ही स्टूपिड आदमी है। और स्टूपिड आदमी का क्या होता है, बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल स्टूपिड आदमी जो सोच सकते हैं, आप कैसे सोचेंगे कि स्टूपिडिटी उसकी इतनी ज़्यादा है कि उससे पूछा जाता है ना कि राइट दिशा कौन सी है, उससे कहो कि राइट दिशा कौन सी है, तो उसे कहते हैं एक तरीके से राइट हैंड खड़ा करो, तो राइट हैंड की जगह ये हैंड खड़ा करता है, क्योंकि राइट हैंड से नहीं, ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड से कैमरा पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं खड़ा नहीं करता। बाकी से कहते हैं कि तेरी राइट साइड बता, तो वो ये साइड बता देता है इस तरीके से। इस तरीके से ये तो लेफ्ट साइड हुई ना, तो इससे तो राइट और लेफ्ट में डिस्टोरिएंटेशन नहीं करने पाता वो। ये तो कहेंगे ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। लेकिन इसमें क्या और भी चीज़ें मिलती हैं, इसमें ए कैलकुलिया मिलता है, उससे मतलब एक तरीके से बिल्कुल एकदम छोटे मोटे लेवल पर राइट लेफ्ट में एकदम बिल्कुल ही एकदम कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि होने का हो सकता है गलती से आपसे लेफ्ट में, तो आपको अचानक में कभी ये कर दें, फिर आपको ध्यान है कि ये था तो ये है, इस तरीके से वो होता है। उसमें ब्रेन की फंक्शनलिटी उसमें भी कम है थोड़ी बहुत हकीकत में। लेकिन ये कि वैसे तो नॉर्मल फंक्शन है ना, क्योंकि आप पता तो कर ही लगा रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कन्फ्यूजन बिल्डअप हो रहा हो, स्टूपिडिटी वाला सिस्टम तो नहीं है ना। लेकिन उससे पूछा कि कैलकुलेशन तो 2 × 3 करने जाए, तो वो उसी में फेल हो गया है तरीके से। होने को तो मैं 5103 × 2499 करने को मैं फेल हो जाएंगे, लेकिन इसके कैलकुलेट का मतलब लेकिन हम मानते हैं एक्सट्रीम स्टूपिडिटी। तो ये चीज़ है मतलब समझिए। फिर और आते हैं आगे बढ़ के, फिर आती है हमारी लेफ्ट लेग डिसोसिएशन हुआ, ये हुआ। उसके अलावा ये आते हैं हमारा फिंगर एग्नोसिया, उसे कहते हैं एक तरीके से थंब कौन सा है, थंब के नाम पे वो ये खड़ा कर देता है, उसे पता ही नहीं है थंब कौन सी क्या चीज़ होती है। और इस तरीके से अब होने को तो उससे कुछ नहीं हो सकता, किसी ने बताया नहीं होगा थंब है, लेकिन वो फील ही नहीं कर पाएगा इस तरीके से। मतलब उसे कह देंगे ना थंब ये होता है, लेकिन फिर भी वैसे ये हो सकता है ये खड़ी कर देगा, कि इस तरीके से वो फील ही नहीं कर पा रहा कि ये तरीके से कौन सी फिगर कौन सी
उठ रही है उसकी ये। और उसके अलावा क्या होता है, एलेक्सिया होता है। एलेक्सिया का मतलब होता है कि वो कुछ पढ़ नहीं सकता, क्योंकि जब इतना लेवल में स्टूपिड आदमी है तो उससे कुछ भी पढ़ नहीं सीखेंगे तो क्या ही पढ़ेगा। ये है। एक तो फिनोमेना और आते हैं इस तरीके से, वो आते हैं हमारे इस तरीके से स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि हमने उसे चाबी पकड़ा दी, तो उसे मैंने आंख बंद करने को कहा, उससे उसे मैंने आंख बंद कराई और उससे चाबी पकड़ा दी, तो उससे क्या फील करने कहते हैं। इस तरीके से छू के बताते फील करो क्या है, तो स्टीरियोग्नोसिस होता है। तो ये एक तरीके से ये भी पैराइटल लोब के लिए मिलता है। एक और जो चीज़ जो पैराइटल लोब में मिलती है वो होती है ग्राफिस्थीसिया। आपने काफ़ी बार जो मेरे स्कूल में या फिर एक तरीके से स्कूल कॉलेज कभी भी जो बचपन में हमारी तो आदत रहती थी खासा लड़कों की, कि हम का पीठ पे एक तरीके से लिख के देते हैं, 8 नंबर लिखा, 3 नंबर लिखा, नाम लिख के काफ़ी कॉमन होता है। नाम लिख के दे दो इस तरीके से, पीठ पे क्यों लिख देते हैं? वो पीठ पे क्या है कि तरीके से 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से सबसे ज़्यादा होता है। मतलब इस तरीके से आप 2 पॉइंट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आसानी से, है ना? तो इसलिए क्या है उसमें रिकॉग्नाइज़ करना कम होता है, क्योंकि तरीके से बैक साइड में नर्व सप्लाई है वो इतनी डेंस नहीं है। लेकिन क्या है कि आप कहीं पे भी करेंगे, जैसे मैंने पीठ पीछे आते होते गर्दन पे करने लगे, तो गर्दन पे क्या आप क्या लिख रहे हैं सीधे पता लग जाएगी। या फिर एक तरीके से आपको गर्दन तो बहुत थोड़ी पता है, हाथ पे क्या लिख रहा है आदमी, तब भी आपको पता लग जाती है। वो इस तरीके से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, वहाँ पे जहाँ पर एक नर्व सप्लाई अच्छी रहती है। तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, ग्राफिस्थीसिया में वो पहचान ही नहीं पाया कि आदमी ने क्या लिख रखा है। एक तरीके से उसके अपने शरीर पे ही कंट्रोल नहीं है कि उसके शरीर से लोग क्या-क्या हरकतें कर रहे हैं। ये भी फिर आता है हमारे लास्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी पे। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी पे आते ही सबसे पहले जो चीज़ खुशी आती है वो ये थी हेमिएनोपिया कॉन्ट्रालेटर। तो ये चीज़ें इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, यदि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में कोई स्ट्रोक नहीं है, तो एक तरीके से उसमें मैकुलर स्पायरिंग देखने को मिलती है। मतलब मैकुला बचा हुआ रहेगा, खाली बस जो आधा हिस्सा है और होमोनिमस है, और आधा हिस्सा वो जाएगा। ये जो होमोन्यूस हेमियोन्यूक्लियस मैकुलर स्पेलिंग यदि ऑसिपिटल लोब का इन्वॉल्वमेंट कहा जाता है इस तरीके से, जिसमें ऑसिपिटल लोब का इन्वॉल्वमेंट करता है, फिर लोब भी उड़ गया तो एक अलग बात है, लोब उड़ने पर जाएगा। लेकिन हम कंसीडर नहीं करते, हम ज़्यादा स्ट्रोक को यहाँ कंसीडर करते हैं। ये तरीके से मुझे ब्रेन कार्ड को ले नहीं जाएगा, ज़्यादा इंजरी होगी तो जैसे आर्टरी को होगी, तो उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, तरीके से उसकी इंजरी हुई तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को इंजरी हुई, मेजर सेरेब्रल आर्टरी को इंजरी हुई, जिससे क्या होगा कि वो जो पार्ट है ऑसिपिटल लोब में ही रहेगा। पहली बात ये मैं सोच रहा है ना कि पैराइटल लोब में पहुंच जाता है मैकुला का हिस्सा, तो ऐसा नहीं है, वो भी इतनी हॉस्पिटल लोब में रहता है, उसकी सप्लाई मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के द्वारा रहती है, ये पता होना चाहिए। तो उसमें ये चीज़ रहती है कि हमारा वो एरिया एक तरीके से जिसका मैकुलर स्पायरिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा यदि मान लीजिए आपको ये पता करना बायोलेटरल है कॉन्ट्रालेटरल में, जैसे डोमिनेंट नॉन, जो उसके मैंने बताना भूल गया तरीका। अच्छा चलो इसके बाद में बताऊँगा। चलो एक डोमिनेट और नॉन डोमिनेट कैसे पहचान करेंगे, तो ऑसिपिटल लोब में यदि तरीके से डोमिनेंट हिस्सा इन्वॉल्व है, तो डोमिनेंट हिस्सा इन्वॉल्व है तो उसमें पहचान मिलता है वो अडेक्सिया विदाउट एग्राफिया। मतलब क्या होता है कि आदमी रीड तो नहीं कर पा रहे, लोग लिख जरूर पा रहे हैं। मतलब कि आप उससे कहेंगे नई चीज़ लिख की, ये चीज़ को यहाँ से है, इसको सामने देख के लिखो, वो नहीं लिख पाएगा। लेकिन उसे कुछ याद है और उससे कहा जाए कि वो लिखो तो वो लिख सकेगा, क्योंकि तरीके से वो उसको जो सामने देखते उसको मेमोराइज ही नहीं कर पा रहा। जैसे मैंने बात की थी वर्निंग के एरिया का था, तो यदि आप कुछ ही कोई बोल रहा है और उसे सुन रहे हैं और उसके बाद आपको जवाब दे रहे हैं, तो उसमें सुनने के लिए क्या तरीके से क्या था, इसे ऑडिटरी एरिया इन्वॉल्व हो रहा था, इस तरीके वर्निंग के एरिया। लेकिन यही मान लीजिए ओसिपिटल कॉर्टेक्स जो है वो खराब हो रखा है, तो आपका फुल जो रीड होने का बंदे उसकी विजुअल एक्टिविटी खराब है, उसको दिख तो रहा है, लेकिन वो उसको जो अर्थ है वो नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि एक तरीके से कुछ ना कुछ उसको जो आगे जो देख रहा है उसकी इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ उसका अर्थ समझने की तो जरूरत है ना। एक तरीके से ब्रेन में यदि ब्रेन उस चीज को जो देख रहा है वो समझ ही नहीं पाएगा, तो वो आगे तो उसको जो रिप्लाई के नाम पे तो कुछ खाक ही देगा ना, वो कुछ भी नहीं रिप्लाई दे पाएगा। हाँ, लेकिन उसकी मेमोरी तो इंटैक्ट होगा। मेमोरी वगैरह मैंने बताई थी वो ज़्यादातर इससे जुड़ी है हमारे पैराइटल लोब से। तो इस तरीके से वो हमारे क्या है, एक तरीके से एलेक्सिया मिल रहा है, लेकिन वो एक तरीके से विदाउट एग्राफिया मिल रहा है। वो जो पैराइटल लोब है उसमें एग्राफिया ए कैलकुलिया भी मिल जाती है, क्योंकि इस तरीके से आदमी पढ़ नहीं सकता, वो लिख भी नहीं सकता, वो स्टूपिड हो गया। इसमें आदमी स्टूपिड नहीं है, बस उसकी आंखें खराब है एक तरीके से। पता आंखें मतलब खराब नहीं भी है, लेकिन वो इतने परफॉर्म इस प्रकार कर रहा है कि उसकी आंखें खराब है, उससे आप कुछ भी दिखाओगे उसे समझ में नहीं आएगा। हाँ, कुछ बोलोगे तब उसे समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से बोलना है, जैसे मोलानी से पेंटिंग बनाओ तो मोलानी से उसने देख की हुई उसकी पेंटिंग बना सकता है, मतलब कुछ अंदाजे से बना सकता है, वो परफेक्ट तो मैं किसी में भी नहीं होती हूँ। तो ये जैसे कि महात्मा गांधी बताओ, तो महात्मा गांधी वो की पेंटिंग कुछ हद तक
बना सकता है। लेकिन उसको महात्मा गांधी की तस्वीर दिखा दो कि इसकी तस्वीर बनानी है, हाँ नाम मत ले देना कि इतने महात्मा गांधी है, इसकी तस्वीर बनानी, तब वो नहीं पहचाना, क्योंकि वो कहते हैं कि उसकी आई की एक्टिविटी खराब है कि महात्मा गांधी नहीं पा रहा, महात्मा गांधी तो देख नहीं पा रहा है, लेकिन उसको वो फोटो पहचान नहीं पा रहा। जो हमने बात की थी, कहती है प्रोस्पेगनोसिया की बात करी थी, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। ऐसी बात नहीं कि उसकी विजुअलिटी खराब हो गई, लेकिन उसको चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो ये चीज़ ध्यान रखो, यदि एलेक्सिया विद एग्राफी देखिए, विदाउट एग्राफी दी जाए तो डोमिनेंट है। उसमें एक तरीके से ध्यान से प्रोस्पेगनोसिया देखिए देखने जाते हैं ओसिपिटल लोब में, तो वो ओसिपिटल लोब में आता है हमारा नॉन डोमिनेंट ओसिपिटल लोब। ये उसमें भी कौन सी एंटी सप्लाई रहती है, एक्सेसिव विदाउट एग्राफिया वगैरह में इस तरीके से हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और प्रोस्पेगनोसिया में इस तरीके से हमारी, इसमें भी हमारी एक तरीके से कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व रहती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व रहती है। यदि आपसे पूछा है ऑसिपिटल लोब रहता है इन्वॉल्व, हाँ इस तरीके से। और उसके अलावा कहते हैं साइमल्टेनियस होता है। साइमल्टेनियस क्या होता है, इस तरीके से एक और फेनोमेनन बताओ। साइमल्टेनियस क्या होता है कि आप उसे एक बार बार रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो इस तरीके समझ नहीं पाएगा। मान के चले आपने उसको त्रिभुज दिखाया, त्रिभुज के बगल में एक्स दिया तो उसका ध्यान खाली या तो त्रिभुज पे जाएगा या एक्स पे जाएगा, दो चीज़ों पे उसका ध्यान रहेगा, तरीके फोकस कर ही नहीं सकता। उसके अलावा मान लीजिए आठ दोनों चीज़ों का इन्वॉल्व हो गई थी, दोनों लोग का, तो उसमें आपको दिखता है तरीके से कैरेक्टरिस्टिक एंटोसिनोज, जिसमें बायोलेटर गर्ल बैरल विजन दिखने मिलता है। इसलिए दोनों आंखों का विजन था वो कम हो गया, पूरे एकदम बैरल कलर आ गया तरीके से, बिल्कुल कम छोटा सा हो गया। तो गर्ल बैरल विजन, गन बैरल विजन देखने को मिलता है। उससे याद रखना पेरिनोप्सिया वो फिनोमेना होता था। पेरिनोप्सिया में क्या होता है कि आगे सामने की स्टिमुलस है, अभी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें मैंने बढ़ा दिया आपके विजुअल फील्ड से, लेकिन आपको ये उंगली है जो अभी तक दिखाई दे रही है, तो वो इधर पेरिनोप्सिया वाला फिनोमेना आता है। तो हम आते हैं तरीके से ब्रेन स्टेम वाले में। ब्रेन स्टेम में मैं ज़्यादातर चीज़ें जो अंदर की चीज़ें बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिविजन ही कर लेते हैं। फिर आते हैं हमारे मिडल साइड, मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन में क्या होता है हमारा एक तरीके से वेवर सिंड्रोम। वेवर सिंड्रोम में एक तरीके से मिड ब्रेन में जब भी ज़्यादा आता रहता थर्ड क्रेनियल नर्व सब में इन्वॉल्व रहेगी, तो इसलिए क्या है इसमें एक फंक्शन सब में कौन मिलेगा, एक तरीके से आउट मिलेगा और आउटवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी। किसमें, इस तरीके से उसकी किसकी पीपल की, तो आउटवर्ड डाउनवर्ड कैसे मिलेगी, इस तरीके से क्रेनियल नर्व जितनी होती है सारी एप्सिलेटरल रहती है, तो एप्सिलेटरल आपको ये एक पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। ये और क्या देखने को मिल रहा है, जो उसमें वेवर सिंड्रोम में बात करके चल रहे हैं, तो उसमें इस तरीके से हमारा थर्ड क्रेनियल नर्व के साथ जो इस तरीके से इन्वॉल्व रहता है वो रहता है हमारा पिरामिडल लोब। अब पिरामिडल लोब की किसमें बात करें, पिरामिडल मायोथैलेमस वगैरह ये सारे कॉन्ट्रालेटर चलते हैं, इसलिए में कॉन्ट्रालेटर हेमीप्लेजिया देखने को मिलेगा। तो ये तरीके से ये ना पैरालाइसिस नहीं देखना, हेमीप्लेजिया देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आता है नॉर्थ एंगल सिंड्रोम। नॉर्थ एंगल सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, ये सारे में बता चुका हूँ, इसलिए फटाफट बोलना। थर्ड क्रेनियल नर्व की प्लास्टिक मिलेगी, लेकिन उसके साथ आपको मिलेगा सेरिब्रल अटैक्सिया वगैरह वाला सिस्टम है वो चलेगा इसमें नॉर्थ एंगल सिंड्रोम में। फिर आते हैं हमारे बेनेडिक्ट सिंड्रोम। बेनेडिक्ट सिंड्रोम में जो इसका इन्वॉल्व रहता है वो इस तरीके से हमारा रेड न्यूक्लियस रहता है। रेड न्यूक्लियस जो रहता है हमारे बेसल गैंग्लिया, तो इसलिए इसमें कोरिया वगैरह का सिस्टम हुआ, या फिर इस तरीके से हमारा अटैक्सिया ट्रिमर है वो इस तरीके से हमको मतलब कि तरीके से रेस्ट्रिक्ट ट्रिमर जो होती है अटैक्सिया, तो वो सेरिबेलम में चला गया। तो रेस्ट्रिक्ट ट्रिमर हुआ, कोरिया वगैरह सिस्टम है, ये आपको देखने को मिलेंगे किसमें, एक तरीके से बेनेडिक्ट सिंड्रोम में। और यदि मान कीजिए जो दोनों के सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से वो आता है हमारे क्लाउडे सिंड्रोम में, यानी कि वो अटैक्सिया भी देखने को मिल रहा है, और इस तरीके से रेड न्यूक्लियस वाले इस तरीके से ट्रिमर्स और क्या कहते हैं इस तरीके से बताया था कोरिया भी देखने को मिल रहा है सिम्टम के नाम पर। तो वो इस तरीके से किस में जाता है, हमारा क्लाउडे सिंड्रोम में जाता है। फिर आते हैं हमारा पैरानॉइड सिंड्रोम। पैरानॉइड जो सिंड्रोम जो होता है उसमें अपवर्ड गेज पालती होती है। अपवर्ड गेज का काम होता है, अपवर्ड जो गेज होता है इस तरीके से वो काम होता है हमारा फोर्थ क्रेनियल नर्व, तो फोर्थ क्रेनियल नर्व का डिस्फंक्शन मिलता है, जिसके कारण क्या मिलता है हमको इस तरीके से अपवर्ड गेज पालसी देखने को मिलती है। ये फिर हम आते हैं इस तरीके से हमारा कौन सी वो एरिया हुआ मिड ब्रेन के बाद नीचे आता है पॉन्स। पॉन्स में कहते हैं 7th और 6th याद रखें तरीके से। तो उसमें मान लीजिए 6, 7 का ये बताता है, 6, 7 मिली मीम से याद आता है मिलर कूलर सिंड्रोम। जैसे एक शब्द में 6 आता है, तो मिलर में एक तरीके से 7 शब्द आते हैं, और ग्लोलर में एक तरीके से 6 शब्द आते हैं, तो लगा सकते हैं 6, 7 है ये। उसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूँ इसमें जो आपको याद रखनी है, वो इस तरीके से क्रॉस सेंसरी लॉस देखने मिलता है। क्रॉसिंग क्या मिलता है, इस तरीके से एप्सिलेटरल तो आपको वो देखने को मिलेगा, एप्सिलेटरल आपको फेस पे सेंसेशन देखने को मिलेगा, इसे इधर ही साइड तो इधर ही साइड हो। कॉन्ट्रालेटर आपको
वो वाला पेन और टेम्परेचर सेंसेशन को बॉडी के लेवल में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से जो फेस पे इस तरीके से सप्लाई करती है वो कौन सी करती है, ट्राइजेमिनल नर्व और ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व है, उनकी सप्लाई इप्सिलेटर रहती है, तो इसलिए इसमें तो इप्सिलेटर जाएगा इस तरीके से। उसमें आपको बताएगा क्रॉस हेमी एनेस्थीसिया कहते हैं इस तरीके से, तो क्रॉस हेमी एनेस्थीसिया देखने को मिलेगा किसमें, इस तरीके से। आपको इस तरीके से याद रखें तो मैं मिलर ग्रोवर सिंड्रोम भी बताया था, और उसके अलावा एक और सिंड्रोम भी बताया था मैं, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। तो ये तरीके से कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है। फाइंडिंग जो होती है इस तरीके से वो लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में ज़्यादा मिलती है, और मोस्ट कॉमन होता भी वही है, तो इसलिए आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। यदि ये क्वेश्चन आए तो उस तरीके से आपको लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम कंसीडर करता है, अनटिल अनलेस कि वो 6th और 7th नर्व के बारे में स्पेशली मेंशन करे, तब आपको इस तरीके एक किस पे जाना है, इसलिए मिलर ग्रोवर सिंड्रोम पे। बाकी के तरीके से ज़्यादा चीज़ें आपको सेम मिलती हैं इन दोनों चीज़ में। आपको फेशियल नर्व के न्यूक्लिया नहीं मिलेगा इस तरीके से, बाकी इधर वेस्टिबल न्यूक्लिया का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है सेम आपको। स्पाइनोपैथेमी ट्राइजेमिनल के लिए बताया था मैंने कि क्रॉस एमिनी एनेस्थीसिया था। उसके अलावा इस तरीके से सिंपैथेटिक फाइबर का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है दोनों चीज़ों में, इसमें भी हॉर्नर सिंड्रोम वगैरह इसमें भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा सेरिब्रल पेडंकल का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलता है, जैसे इस्टिलेटेड अटैक्सिया वगैरह भी देखने को मिलता है। तो इसलिए सारे सिम्टम सेम रहते हैं, बस कोरियल नर्व का अंतर रहता है कि इसमें हमारे मिलर गुबुलर सिंड्रोम और उसमें इधर लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम है। आपको और मैं ये बता दूँ, यदि मतलब गेबर सिंड्रोम होती है इस तरीके से 6th नंबर क्या होती है इस तरीके से हमारा, मैंने बात करी थी जब ईएनटी पढ़ाया था तो मैंने बताया था इस तरीके से जो होता है हमारा वर्टाइगो के लिए बात करते थे इस तरीके से, जिसमें निस्टैगमस आता है। तो निस्टैगमस में क्या है इस तरीके से वो हमारा जो है वो उसको भी कंट्रोल करता है, इस आई के मूवमेंट को। आई के मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करता है इस तरीके से, जो आता है हमारा मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है हमारे इस तरीके से, जो है इस तरीके से जो कान होता है या वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, वेस्टिबुलर क्या होता है कॉक्लिया जो होता है इधर आई की मूवमेंट को भी कंट्रोल कर लेता है। हाँ, तो इस तरीके से जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस के नाम पे जो है इस तरीके से हमारे जुड़े रहते हैं। कौन कौन से जुड़े रहते हैं हमारे, जो है इस तरीके से चाहे हमारा हुआ थर्ड क्रीनियल नर्व हुआ, फोर्थ क्रीनियल, सिक्स्थ क्रीनियल नर्व आपस में जुड़े रहते हैं, जिसके कारण इसका कनेक्शन भी रहता है। और मान के चलिए कनेक्शन टूट जाए तो इस तरीके से थर्ड क्रीनियल नर्व और हमारी होती है इस तरीके से फोर्थ क्रीनियल नर्व, वो भी डिसफंक्शन कर जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं इस तरीके से फोविल सिंड्रोम कहते हैं। फोविल सिंड्रोम में याद रखना है तरीके से, यदि आपको खाली 6-7 को मेंशन कर रखा है स्पेसिफिक तब आपको उस पर जाना है, नहीं तो यदि वो अपर लेवल कुछ उसमें और भी सिम्टम दिखा रखी हैं जैसे कि एक तरीके से मतलब जैसे याद रखें ठीक है। हाँ, तो उसमें थोड़े से और जैसे आई की मूवमेंट के लिए और सिम्टम दिखा रखे हैं, जैसे निस्टैगमस वगैरह डेवलप हो गया उसको, तब आप जाना इस तरीके से, आपको इस तरीके से फोविल सिंड्रोम की तरफ जा सकते हैं ये। फिर आता है हमारा इस तरीके से और चीज़ें, जैसे हम और जो आर्टरी पे बात करें हम, चलो सीधे उस पर पहुँचते हैं हम कि क्या होगा हमारा मेडुला पे पहुँचते हैं बहुत जल्दी से। तो मेडुला पे जो पहुँचने का क्या जो काम, हाँ मेडुला पे पहुँचते हैं। तो मेडुला पे जो हमारे इस तरीके दो प्रकार सिंड्रोम मिलते थे, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में जो आपको याद रखना है इस तरीके से याद रखना है, खाली आपको 12th क्रेन नर्व है वो देखने को मिलती है, बाकी ऐसे कुछ खास फीचर है नहीं इसका। इसका हमारे मीडियल मेडुलरी नर्व का बाकी इस तरीके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट देखने को मिलता है इस तरीके से, जो कि इस तरीके से आपको कॉन्ट्रा पैरालेटर पैरालिसिस डेवलप हो सकता है। और क्या देखने को मिलता है, आपको मीडियल लेमिनस का होता है इस तरीके से कॉन्ट्रालेटर प्रोप्रियोसेप्शन लॉस देखने को मिलेगा डॉर्सल कॉन्ट्रैक्ट का। ये चीज़ मेन जो आपको फाइंड आपको याद रखें टेस्टिंग के नाम पे, जैसे जीभ बाहर निकाल के देंगे तो जिस साइड पैरालाइसिस होगा ये मुड़ जाएगी, भाई इस साइड मुड़ जाएगी, मोड़ना आसान नहीं हो रहा। ये मेन जो आपको याद रखना लेटर मेडिटेशन हो, जिससे मैंने बताया था, तो पहली बात तो इस पर याद रखनी है तरीके से न्यूक्लियस एम्बिगस निकलने, जिसके कारण डिस्फेजिया और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस निकलने में होता है, वो गैर रिफ्लेक्स डिग्री हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक फीचर जैसे उसमें था कि 7 वाली पॉलिसी का था, इधर क्या था इस तरीके से स्टेशन चला जाएगा, बेल्स पॉलिसी देखने को मिलेगी, मसल पैरालाइसिस मिलेगा फेशियल एक्सप्रेशन की, इसमें वो चीज़ देखने को मिलेगी, इसमें क्या मिलेगा उसका डिस्फेजिया और हॉर्सनेस देखने होगा। बाकी सारे सिम्टम एकदम सेम है इस तरीके से, कुछ भी अंतर नहीं है एक परसेंट भी, जो हमारे मिलर गुवर सिंड्रोम में देखने को मिल सकते हैं, मिलर गुवर और फोविल सिंड्रोम में, वो इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। सारे के सारे सिम्टम इस तरीके से, चाहे होमलर सिंड्रोम हुआ, इफिलेटर अटैक्सिया हुआ, चाहे हमारे क्रॉस हेमी एनेस्थीसिया हुआ, वॉमिटिंग, वर्टाइगो, डिस्टैगमेंस हुआ, इस तरीके से वेस्टिबुलर न्यूक्लियर टाइम पे, वो सारे सिम्टम इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो इस प्रकार हमारे जाता है। हाँ, आर्टरी सप्लाई की बात करके चलें तो यदि आपको मिडल मेडुलरी सिंड्रोम की याद आता है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी रहती है, और यदि आपको याद रखना है इस तरीके उसमें तो आपको वर्टिकल आर्टरी को ज़्यादा प्रेफर करना है, उसके बाद जाना है इस तरीके से पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी पे, और यदि आपसे पूछा जाए इधर पोन्स वाले एरिया पे तो पोस्टीरियर एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी,
लास्ट में आते ही तरीके से वो ब्रेन स्टेम वाले एरिया रहते हैं, तो इसमें आते ही तरीके से बेसिलर आर्टरी, जिसमें हमारे पोन्स मेडुला मिड ब्रेन सारे एक तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं एक तरीके से, जिसमें आपको कहते हैं क्वाड्रिपेलेजिया देखने को मिलता है, जिसमें एक तरीके से आपको वॉलेंटरी फेशियल मसल एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि फेस वगैरह चला गया आपका, एक तरीके से जीव है एक तरीके से वो नहीं घुमा सकते, और एक तरीके से कोई माउथ का एक्सप्रेशन नहीं कर सकते। आई की मूवमेंट में ये चीज़ ध्यान रखना, आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं कर सकते, जैसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है ये नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर नीचे वाली वर्टिकल मूवमेंट है ये चीज़ कर सकते हैं। जो इसमें मेन जो चीज़ याद रखनी है, एक तरीके से जो रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम में हो सकता है कि वो एक तरीके से इंटैक्ट रहे, यानी कि एक तरीके से आदमी कॉन्शियसनेस रहेगा। तो ये बात करें कितनी बुरी कंडीशन हो सकती है, आदमी बस वो आँखें हिला सकता है, ना वो कुछ बोल सकता है, ना वो जीभ हिला सकता है, ना वो कुछ एक्सप्रेशन दे सकता है। सारा एक तरीके से सिस्टम था वो उसका जा चुका है एक तरीके से, जितने भी हमारा जो सिस्टम था ना एक तरीके से, जो हमारा हेमीप्लेजिया, हेमीपैरेसिस या पैरालिसिस मान लीजिए, पूरा पैरालिसिस को डेवलप हो गया एक तरीके से, क्वाड्रिप्लेजिया डेवलप हो गया, उसका फेस के मसल के एक्सप्रेशन वगैरह सब चली गए, उसकी जीभ वगैरह सब चली गई, इस तरीके से कुछ भी नहीं बचा, इस तरीके से ज़िंदगी खत्म हो गई। लेकिन फिर भी वो उसके आस-पास अपनी कंडीशन के बारे में सोच सकता है, इस तरीके कॉन्शियस है एक तरीके से अपने बारे में। तो ये चीज़ है एक तरीके से, अवेयरनेस अभी भी है, क्योंकि आरएएस सिस्टम है वो एक तरीके से अवेयर है, वो कोमा में नहीं है, बस वो कोमा से कम भी नहीं है एक तरीके से। तो वो सीरियस में मेरे हिसाब से कोमा से भी ज़्यादा बुरी स्थिति है, क्योंकि आदमी कुछ नहीं कर सकता ये वो जानता है। आदमी नहीं जानता कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसमें उसको दिक्कत नहीं, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये हकीकत में मैं चाहता हूँ ये चीज़ तो हर कोई भी नहीं होनी चाहिए ऊपर से नीचे तक की, लेकिन नहीं हो तो बढ़िया है ये कलम। हकीकत में ये ऐसा नहीं है ना, ये एक्सपीरियंस का है, मरने से भी ज़्यादा बुरे रहते हैं, मतलब लगा लीजिएगा आदमी, मतलब क्या स्थिति हो रखी होगी परिवार वगैरह में, बातचीत चल रही, बीमारी को लेकर आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, ये चीज़ें उनके आपके एक्सप्रेशन देख के आप समझ सकते हैं तरीके से। तो आई मूवमेंट ही नहीं आएगी इसमें, को पहली बात याद ना, आई विजुअल एक्सप्रेशन नहीं है, वो विजुअल एक्टिविटी सीधे कंट्रोल रहती है, उसमें ब्रेन स्टेम में नहीं जाती वो। तो हमारे तरीके से वो उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, विजुअल एक्टिविटी या सूंघने में भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन ये क्या तरीके से कुछ भी एक्टिविटी वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो चाहता है करे, तो ये सबसे बड़ी स्थिति है। फिर हम आते हैं तरीके से किस पे, जो बीच की मैंने बताई थी स्मॉल आर्टरी वाले लीजन की। स्मॉल आर्टरी वाले में कौन सी आर्टरी याद रखनी है, इस तरीके से आपको थैलेमिक को जेन्युकुलेट आर्टरी आती है, जो किसको सप्लाई करते हैं, थैलेमस को। थैलेमस का जो काम होता है इस तरीके से मैंने बताया था, इसे एसोसिएशन बनाने के लिए होता है, और कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये आप दोबारा रिवीजन कर लेना, मुझे भी याद नहीं है, भैया में काफ़ी टाइम हुआ मुझे करे हुए। तो ये ना सीएनएस का चैप्टर बहुत लंबे लंबे आते हैं, मतलब अगर जब डिस्कस करूँगा इतना लंबा रहेगा पूछे मत। तो ये चीज़ है। तो इसमें ये चीज़ थी कि याद है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है एक तरीके से, डीजेनी रूसी सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसमें एक तरीके से आप कुछ भी टच करेंगे या एक तरीके से कुछ टेस्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो, एकदम खाली ऐसे टच करने पर लगेगा कि बहुत ज़्यादा इधर एक्सट्रीम सेंसेशन देखने को मिला स्मॉल टच में। तो वो एक तरीके से क्या मिलेगा, टेलमिकल रेसमी सिंड्रोम देखने को मिलता है, डेजेनरी रेसमी सिंड्रोम देखने को मिलता है, किसमें थैलेमस जेनिकुलेट आर्टरी के इन्वॉल्वमेंट। फिर आते हैं लेंटिकुलर स्ट्रोक में। लेंटिकुलर स्ट्रोक में आगे आते हैं वेरिएंट, कौन से वेरिएंट है। तो पहली बात तो ये कॉज किसका क्या होता है, तरीके से ये ध्यान रखना। तो इसके लिए जो मेन जो कॉज देखना जाता है वो हाइपरटेंशन है, उसके अलावा क्या होता है आपको माइक्रो एथेरोमा बन जाता है, उसके कारण इस तरीके से ये डेवलप हो जाता है। लेक्यूलर इन्फ्रेक्ट कहते हैं इसको, ये तरीके से लेंटिकुलर स्टाइटल आर्टरी में, जो कि तरीके से किसको सप्लाई करती है, इस तरीके से हमारा एक तरीके से इंटरनल कैप्सूल का रहता है, उसके अलावा स्ट्राइटम वगैरह इनको इस एरिया को रहता है। तो इंटरनल कैप्सूल के नाम पे इस तरीके से मोस्ट कॉमनली कौन इन्वॉल्व रहता है, प्योर मोटर वाला जो रहता है इन्वॉल्वमेंट वो रहता है, जिसमें क्या फिक्शन सिस्टम देखने को मिलता है हमको, जो ही देखने को मिलता है हमको इस तरीके से प्योर मोटर पैरालिसिस देखने को मिलता है पोस्टीरियर लिम्ब के नाम पे। और आपको क्या देखने को मिलेगा और चीज़ों के नाम पे, एक पोस्ट सेंसरी है, प्योर सेंसरी के नाम पे आपको क्या है, डेरिजेरिनी एंड सिंड्रोम मैंने बताया, डेरिजेरिनी रूसी सिंड्रोम बताया था मैंने, वो इस वाले सिम्टम में देखने को मतलब बर्निंग पेन देखने को मिलेगा। एक जो मिलता है इसकी वेरिएंस में अटैक्सिया और हेमीपेरेसिस वाला, अटैक्सिया हेमीपेरेसिस, जिसमें याद रखना हेमीपेरेसिस जो होता है वो कॉन्ट्रालेटरल होता है, और अटैक्सिया होता है वो स्टिलेटर होता है। फिर आते हैं डिसेंट्रिया क्लम्सी हैंड सिंड्रोम, जिसमें इंटरनल में जो जेन्यू होते हैं, इसमें हम क्या होता है डिसार्ट्रिया देखने को मिलता है, इसी तरह क्लम्सी हैंड
देखने को मिलते हैं कम्प्रिहेंशन में ना लगाए ना, बाकी उतना ज़्यादा कुछ खास याद करने को है नहीं इसमें। वो देख जरूर लेना इस तरीके से इसको, इस तरीके से ये तेरी लेंटिकुलर ट्यूब में स्मॉल वेसल होती है, इसमें लेंटिकुलर स्टेटल आर्टरी याद रखती है, थैलेमिक जेनिटोरियल आर्टरी याद रखना, और उसके अलावा पैरामीडियन में यदि तीनों ब्रांच के नाम याद रखने हो तो ये याद रख सकते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा हो गया इसका क्या कहते हैं इस तरीके से लेक्चर वाला पार्ट की क्या क्या सिम्टम है, क्या क्या देखने को मिलेंगे। ये तो अब ये सिम्टम तो हमने पढ़ लिए, ये अनाटमी में पढ़े थे। मेन जो चीज़ आती है तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे, तो ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या याद रखना है तरीके से, आपको पहले तो असेस करना है पेशेंट की हालत कैसी है। तो उसके लिए आपको बी फास्ट प्रोटोकॉल याद रखना। बी फास्ट का मतलब है कि जल्दी गिरनी है, तो स्ट्रोक के पेशेंट में जल्दी गिरनी होती है, इससे भी याद रखते हैं। बी से होता है हमारा इस तरीके से बैलेंस इशू आ रखा है उसको। ई से क्या होता है, मैंने बताया था कि मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का जब भी एक्लूजन होता है इस तरीके से, जो एक्सीलेटर आई मूवमेंट से बताया नहीं बताया मैंने, तो जो आई का जो मूवमेंट होता है इस तरीके से जिस साइड में एक्लूजन है उस साइड मिलेगा। जैसे मेरे लेफ्ट साइड में तो मेरे दोनों आई इस साइड देखने को मिलेंगी, इस साइड इस तरीके से हो जाएगी, आप देख पा रहे हैं इस साइड आपको देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ है, तो इस प्रकार आपको ये चीज़ देखने को मिलती है किसमें, हमारे इस तरीके से ये हमारे ऑक्लूजन होता है उसमें देखने को मिलती है। उसके अलावा ऐसे याद रखना को फेस से ड्रॉप देखने को मिलेगा, इस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन चला जाएगा। इससे क्या जाता है, इससे उसके जो आर्म की वीकनेस देखने को मिलती है, मैंने अपर लिम्ब का पैरालिसिस बताया था। उसके अलावा हो जाएगा स्पीच में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, कि स्पीच को वो तरीके से मतलब इस तरीके स्पीच का मैंने बताया था सीरीज वन के बुरकास एरिया जो था मैंने बताया था। तो ये तरीके से इसमें हमने सारे सिम्टम कवर कर लिए। इस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन चले गए, उसके आर्म वीकनेस वगैरह आई, को आर्म वीकनेस से ला सकते हैं इस तरीके से। ये तरीके से मिडल सेरिब्रल आर्टरी के ओक्लूजन बता रहा है ज़्यादातर वो इस तरीके से। हाँ, तो इसी के स्पीच का हुआ, तो इसलिए फिर इसमें लास्ट में आता है टाइम टू कॉल किसको, हमारे हॉस्पिटल एम्बुलेंस को, किस तरीके से जाओ जल्दी से ट्रीटमेंट कराओ। ये तो एक तरीके से जब भी पेशेंट आता है तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, पहली बात तो ये चीज़ अब याद रखना है क्या क्या चीज़ें देखते हैं उसकी। तो इसमें जो सबसे पहला जो असेस करते हैं तरीके से ABCD स्कोर असेस कर दे। तो पहले तो हम इसको मैं चला ठीक है चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो उसमें जो एक तरीके से पहला ये देखते हैं कि यदि वो इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है, ये चीज़ भी देखनी पड़ती है। मान लीजिए अपने आप ट्रीटमेंट सही हो गया था और फिर ट्रीटमेंट सही देंगे तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, हमको ये चीज़ देखना पड़ता है कि इस तरीके से उसमें डिजीज कितनी बड़ी है। तो ये चीज़ पूरी जाती है, काफ़ी बार शब्दावली होती है ट्रांजिएंट इस्चीमिक अटैक। तो ट्रांजिएंट इस्चीमिक अटैक जो होता है वो चीज़ यूज़ किया जाता है। किसी को ट्रांजिएंट इस्चीमिक अटैक आ गया है तो उसमें काफ़ी बार जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आपको MRI या CT स्कैन कराते हैं, अब कुछ भी फाइंडिंग देखने को नहीं मिली थी। पहले होता है CT स्कैन में वैसे भी कुछ फाइंडिंग नहीं मिली। CT स्कैन का रोल वाइज बनाइए किस तरीके से आपके हीमरेज डेवलप हो गया है कि नहीं हो गया इसको जानने में। बाकी मेन इन्वेस्टिगेशन MRI रहती है तरीके से हमारे। तो इन्वेस्टिगेशन तो कुछ है MRI है, इस लेवल पर तो MRI पहुँच जाती है इन्वेस्टिगेशन उससे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मतलब इसके ट्रीटमेंट आखिर में कोई VIP आदमियों के होते हैं इस तरीके से। आज मैं आदमी में तो भाई एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं किया करता, तो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी जल्दी करना होता है। पर्टिकुलर में सोचो यदि 6 या 7 घंटे में करना होता है। अब काफ़ी सारे गाँव के आदमी भैया हकीकत में बुढ़ा खड़ा बैठे बैठे प्लस, अब मैं गलत बात है कर, तो ये है कि तरीके से मतलब घर में बैठे बैठे निकल जाते हैं काफ़ी, तो पता ही नहीं चलता कि सिम्टम आए थे नहीं आए थे। ये तो है ना, मतलब वैसे ये चक्कर आ रहे हैं क्या कहते हैं साले नींबू पानी पी लेते, मतलब हालांकि ये चीज़ें हर बार ये नहीं कि चक्कर आ गए सीधे पूरी आदमी, लेकिन ये है कि काफ़ी बार सिम्टम उतने चीज़ें ईजी नहीं ढूंढते, वो खासकर चीज़ों को उतना ईजी गोइंग काफ़ी बार ले लिया जाता है जितना हकीकत में उतना आसान लेना नहीं चाहिए। ये ज़्यादातर जो आदमी मरते हैं वो ये है कि इस तरीके से उन चीज़ों को ईजी गोइंग ले लेते हैं। हमारे पास काफ़ी मैंने बताया काफ़ी बार चीज़ें सीवियर ही आती है। जिसमें MMRC में जो लास्ट में 3 या 4 भी आया था पेशेंट, उससे कम पे आएगा ही नहीं, क्योंकि उससे कम पे आदमी या तो नीचे चला जाएंगे। ये हमारे इंडियन का भी तो रोजगार मिलेगा ना, तो सारे आदमी तो ऊपर आएंगे नहीं, ये नीचे ही नीचे आने हैं। ये कौन से हुए हमारे आशा हुआ या ANM वगैरह हुआ, इन्हें भी तो रोजगार, और सारे हकीकत में मेरे पास आने लगे तो फिर मैं तो पागल हो जाऊँगा इनका इलाज करते करते। ये जो इसमें होती है हमारी ट्रांजिट इस्चीमिक अटैक होता है। ट्रांजिट इस्चीमिक अटैक का पहली बात तो क्या मतलब है, इस तरीके से वो इस तरीके स्पॉन्टेनियस रिजॉल्व हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। ये चीज़ इसमें क्या होता है, इस तरीके से नॉर्मल आपको MRI देखने को मिलेगी, रिवर्सिबल रहेगा, इस तरीके से पूरी तरीके से रिवर्सिबल होगा, कुछ भी पूछेगा नहीं।
तो ABCD2 स्कोर यूज़ करता है। ABCD2 स्कोर क्यों यूज़ करते हैं? ABCD2 स्कोर इसके लिए यूज़ करते हैं कि हम संभावना बताते हैं कि उसको एक तरीके से आगे चल के इस्चेमिक स्ट्रोक जो एक तरीके से होता है इर्रिवर्सिबल एक तरीके से, वो इसमें ये तो रिवर्सिबल था, ये देते इस्चेमिक अटैक था, वो इर्रिवर्सिबल डेवलप हो जाए। तो इर्रिवर्सिबल कब डेवलप, संभावना के लिए क्या रहता है? ABCD2 स्कोर। ABCD2 का मतलब है ए से ए, एक ए ही है, तो वो कौन सा है? ए यदि 60 साल से ऊपर है तो उसे हम 1 पॉइंट लेते हैं। यदि BP 140/90 यदि हाई PP एक तरीके से पेशेंट हाइपरटेंशन हो रही है, तब हम उसका एक 1 स्कोर लेते हैं। उसके अलावा क्या होता है, इस तरीके से उसको क्लिनिकल फीचर हैं, इस तरीके से क्लिनिकल फीचर कंसीडर किया जाता है, जिसमें एक तरीके से स्पीच डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है खाली, तो उसके लिए 1 पॉइंट स्कोर किया था क्लिनिकल फीचर में। इस स्पीच डिस्क्रिमिनेशन ने बताया था मेरे वीकनेस वाला सिस्टम था, जो मैंने बताया ना वीक बी फास्ट, मतलब मेन जो को याद रखना है, होने को तो सिस्टम 25 तरीके के होते थे, जो बी फास्ट में मैंने बताया था, उनको मेन उस पर फोकस करना है। तो इसमें एक तरीके से क्या था कि इसको वीकनेस भी मिल रही है, वो फुट की वीकनेस, फेस की मसली भी ना, कुछ भी मिल सकती है, तो वो मिल रही है, तो उसको एक तरीके से संग में स्पीच डिस्क्रिमिनेशन तो उसको 2 स्कोर में कंडक्ट करेंगे। यदि पेशेंट ने कितनी देर तक लास्ट करना है, क्योंकि मैंने बताया 24 घंटे, तो 24 घंटे तो कट ऑफ है, होने को तो 1-1.5 घंटे में एक मामला, मतलब ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है सुनना। तो यदि इस तरीके से वो 1 घंटे तक परसिस्ट कर रहे हैं, तो 10 मिनट तो करेंगे इस तरीके से, 10 से 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक यदि परसिस्ट कर रहे हैं, तो वो से 1 में यदि 1 घंटे से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं, अब वो कितने भी हो सकते हैं, उसको इस तरीके 2 बाय स्कोर में काउंट करेंगे। यदि उस तरीके से उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस रहा है, जैसे मैंने बताया डी में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस लगा था, एज इस तरीके से काफ़ी बार ये क्या है, एक तरीके से प्रो कोगुलेटिव स्टेट है हमारे साथ जितने भी, इसमें क्या होता है, उनको 1 स्कोर में कंसीडर करते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक सीवियरिटी के नाम पे हमारे सिस्टम में स्कोर है, वो 2 पे भी चला जाता है, 1 पे भी चला जाता है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। ये तो अब हमारे पास एक पेशेंट आया जिसको हमको पता चल गया, हमने हमने एनसिस की एक तरीके से इसको इरिवर्सिबल है, मतलब इरिवर्सिबल हो चुका है, पता चल रहा था, हालांकि ट्रीटमेंट हम इरिवर्सिबल मान लीजिए, वो रिजॉल्व जाते जैसे 1 घंटे में जाता है, 1 घंटे में रिजॉल्व नहीं हुआ। तो ये तो एक तरीके से हम उसके पहले में तो हिस्ट्री लेंगे, हालांकि उससे तो ले नहीं सकते, वो तो अनकॉन्शियस है, आखिर गार्डियन से हिस्ट्री लेंगे। तो लास्ट टाइम अपन नॉर्मल था, तो उससे हमें क्या पता लगती है, फिर विंडो पीरियड में पता लगती है। उसके अलावा हम क्या उसको ऑक्सीजन थेरेपी रखेंगे, क्योंकि तरीके होता है कि मैं बताता एपिलेप्सी में भी एक तरीके से कि जो हाइपरटोनिसिटी में डायफ्राम भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसलिए हो सकता है कि इसमें हमारा जब वही तरीके से इसमें पैरालिसिस में डायफ्राम का भी पैरालिसिस हो गया, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं ऑक्सीजन थेरेपी पे रखते जरूर है। ये तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, हम सबसे पहले करते हैं तरीके से इन्वेस्टिगेशन के नाम पे इनिशियल में NCCT करते हैं। NCCT का जो हमारा नॉन कास्टर टोपोग्राफी, उसका खाली बस ये रोल है कि हम ये पहचानेंगे कि इसमें हेमरेज डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मान के चले हेमरेज डेवलप हुआ है तो हमको थ्रोम्बोलाइटिस है वो नहीं देते। तो उसमें थ्रोम्बोलाइसिस ही नहीं करते इस तरीके से, तो उसमें थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करते, तो उसमें यह पता लग जाता है इसमें हेमरेज है वो नहीं था कि ये है, तो इसमें पता लगती है हेमरेजिक स्ट्रोक है कि नहीं है। तो ये 25 मिनट के अंदर अंदर करना होता है, क्योंकि आगे चल के और भी प्रोसीजर करने हैं हमको। ये तो यदि हमने ये रूल आउट कर दिया, फिर हम ये पता कराते हैं जैसे विंडो पीरियड उसका 4-5 घंटे से कम था, एक तरीके से, या फिर 6 घंटे से कम है था, क्योंकि इस तरीके से पहली बार तो कट ऑफ होती है, उसके 6 घंटे तक की कट ऑफ रहती है। 6 घंटे बाद मान लीजिए अगर थ्रोम्बोलाइसिस यूज़ करने के लिए आते हैं, थ्रोम्बोलाइटिस तो हम यूज़ नहीं करते, कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाते हैं पेशेंट को, उस तरीके से काफ़ी सारे सिम्टम आ चुके होते हैं उस समय तक, तो इसलिए उसके बाद 6 घंटे तक की लिमिट रहती है थ्रोम्बोलैक्टिक यूज़ करने की, तो उसके बाद हम यूज़ नहीं करते। जैसे मैंने बताया था उसकी वजह फाइब्रोनाइटिक की बताई थी मैंने, जो नॉन ST एलिवेशन एम के लिए, तो उसमें भी मैंने 30 मिनट के अंदर अंदर उसको फाइब्रोनाइटिक देने होते हैं, यदि स्टंट वाली प्रक्रिया चलानी भी आगे चल गई, जिसमें भी लिमिट रहती है 6 घंटे के अंदर अंदर उसको करना होता है, उसमें भी हम नहीं करेंगे। तो ये तो इसमें मान लीजिए विंडो पे 4.5 घंटे से ही कम का है, 4.5 घंटे से कम का है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि वो ज़्यादा उसमें स्मॉल वेसल्स हैं वो इन्वॉल्व है। अब ये कैसे पता लगा, क्योंकि स्मॉल वेसल में आपको सिम्टम है वो जल्दी देखने में मिलेगा, वो जो लार्ज वेसल को ऑक्लूजन करना इतना आसान तो नहीं होता है ना, देखिए इतना बड़ा पाइप है तो इसको ऑक्लूजन करना पूरा इतना आसान नहीं होगा ना, ये इतना छोटा पाइप है, ऑक्लूजन करना ज़्यादा आसान है। तो ये ऐसी है ना, इसलिए तो जो छोटे छोटे आर्ट है वो जल्दी ऑक्लूजन आते हैं, उनको सिम्टम जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से जल्दी दिखने मिल जाते हैं। जैसे विंडो पेन जब भी जल्दी आ जाए तो इस तरीके से 4.5 घंटे में आप कर सकते हैं, तो क्या IV हीमोलाइटिक प्रोफिनोलाइटिक जरूर कंसीडर करना, क्योंकि इस तरीके से वो हो सकता है स्मॉल वेसल की इन्वॉल्वमेंट हो, और काफ़ी बार हमारा IV थ्रोम्बोलाइटिस से ही काम चलता है। हाँ, रूल आउट में भी आपको हेमरेज जरूर करना है, ये नहीं कि पेशेंट बस 4.5 घंटे के अंदर दिखा ही नहीं, हिस्ट्री किया नहीं कि सीधे इसको दे दिया, ये चीज़ नहीं करना। और उसमें भी थ्रोम्बोलाइसिस के भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं,
जो मैं बताऊँगा वो उसको ज़रूर याद रखना, यदि वो नहीं है तभी आपको करना है, नहीं तो ये नहीं है कि सीधे चढ़ा दिया। तो वो चीज़ ज़रूर याद रखिए, कभी भी थ्रोम्बोलाइसिस देने से पहले उसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ज़रूर क्वेश्चन में और पेशेंट में ज़रूर देखने हैं, दोनों जगह देखने हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह देंगे, दोनों जगह देखना है। ये 4.5 से 6 घंटे का है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं तरीके से, वो उसमें हम बता सकते हैं कि लार्ज वेसल इन्वॉल्व है। तो लार्ज वेसल के तरीके से हमको सीटी एंजियोग्राफी करते हैं इस तरीके से, हालाँकि सिम्पटम से भी पता लगा सकते हैं इस तरीके से कौन सी वेसल इन्वॉल्व है। इस सीटी एंजियोग्राफी से कन्फर्म कर लेते हैं कि ये कौन-कौन सी वेसल से इन्वॉल्व है। ये ऐसे क्यों करते हैं ऐसे इन्वॉल्व, क्योंकि एक तरीके से उसमें हमें जानना होता है कि कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है लार्ज, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, एक तरीके से मेन ट्रीटमेंट रहता है वो फाइब्रिनोलिटिक नहीं रहेगा, हालांकि हम आई फाइब्रिनोलिटिक अब भी दे सकते हैं क्योंकि एक तरीके से, लेकिन हमारा जैसे उसमें बताया ना, यदि वो किसी में हॉस्पिटल में सुविधा है एक तरीके से स्टंट लगानी, तो स्टंट ही लगाओ सीधे, फिर उस तरीके से फाइब्रिनोलिटिक देने की जरूरत है। जैसे में इसमें भी हम फाइब्रिनोलिटिक नहीं दे सकते हैं यदि एक तरीके से सुविधा नहीं है, और यदि सुविधा है तभी हम पहले फाइब्रिनोलिटिक देते हैं, उसके बाद जाते हैं हम किस पे, एक तरीके से हमारा किस पे, मैकेनिकल थ्रोम्बोलाइसिस पे। तो मैकेनिकल थ्रोम्बोलाइसिस के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है। ये मान के चलिए ड्यूरेशन 6 घंटे से 24 घंटे पे पहुंच गया हमारा, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन चला गया, तो उसमें क्या हो गया हमारा, हमको एक तरीके से लगाना ही पड़ेगा, सीधे हमको मैकेनिकल थ्रोम्बोलाइसिस पे ही जाएंगे हम सीधे सीधे तौर पे। ये तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखो, आई वी थ्रोम्बोलाइटिस देखने से पहले आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन जरूर याद रखना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता है उसका एक तरीके से बीपी आपका 184/110 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा है तो क्या करेंगे, पहले बार बीपी कंट्रोल करके एस्मोलर वगैरह देंगे, उसके बाद अब उसको इसमें क्या यूज़ करेंगे, वो बस थ्रोम्बोलाइटिस देख सकेंगे, क्योंकि यदि स्मॉल वेसल डिजीज में तो हम वो यूज़ करते हैं, यदि लार्ज वेसल डिजीज है तो फिर तो हम सीधे वगैरह का थ्रोम्बोलाइटिस, फिर हमको उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, ये कि बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इतने 120 से तो नीचे ही, 220 से तो नीचे रहना चाहिए, फिर तो इमरजेंसी में चला गया पेशेंट, तो हाइपरटेंशन इमरजेंसी को कंट्रोल करनी रहे, इसको ही कंट्रोल करना है, स्ट्रोक ऐसे इसको ये आदत नहीं रखना है। हाँ, जैसे 125, जैसे 200 के ऊपर पे जाता है इमरजेंसी में, है ना, तो यदि आप 200 से ऊपर चला गया, 200 200 इसमें तो 220 कर दिया, क्योंकि ये खुद एक इमरजेंसी कंडीशन है एक तरीके से स्ट्रोक, तो उसमें क्या है, आपको कंसीडर करना है, एक तरीके से 220 से ऊपर चला गया तो हमको बीपी घटाना ही पड़ेगा, चाहे वो उसमें हम आईवी हिमोलाइटिस दे रहे हैं, थ्रोम्बोलाइटिस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इस तरीके से आपको देना ही पड़ेगा। आईवी थ्रोम्बोलाइटिस कौन सा यूज़ करते हैं, तो एलटेपेस एस्टेपेस नाम बताया, तो ये चीज़ याद रखते हैं। उसके अलावा ब्लीडिंग डायस्टेटिक, यानी कि तरीके से हमें ये नहीं कि आईवी थ्रोम्बोलाइटिस दे दिया, इस तरीके से वो ब्लीडिंग होने लग जाए बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसमें ब्लीडिंग डायस्टेटिस यूज़ करते हैं। उसके अलावा देखिए रिसाइड हेड इंजरी की इंसिडेंट होनी नहीं चाहिए। उसके अलावा क्या है, इस तरीके से कोई इसकी मेजर सर्जरी परफॉर्म नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कोई उसके एमआई का अटैक नहीं होना चाहिए, रिसेंट एमआई का अटैक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जीआई ब्लीड नहीं होनी चाहिए उसको, इस तरीके से रिसेंट 3 महीने, इस तरीके कोई भी ब्लीडिंग वगैरह था रिलेटेड डिसऑर्डर या कोई ब्लीडिंग वगैरह वाला एपिसोड होता है, सर्जरी में काफ़ी ब्लीडिंग होती है, वो वाला नहीं हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से उसमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं थ्रोम्बोलाइसिस, फिर हम कोई अदर ट्रीटमेंट ऑफर चलते हैं, इतना ही जानना है कंटेंट ने। यदि आप यूजी एक्सपर्ट थे, मेरे एक्सपर्ट थे क्योंकि मैं भी यूजी गई हूँ, तो अभी के लिए तो ठीक है। तो स्ट्रोक वाला टॉपिक था, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मुझे काफ़ी हम लगा, मेरा थोड़ा सा नाक बंद हो रहा है, चक्कर ये तरीके से मैं ज़्यादा जोशी से बोल नहीं पा रहा हूँ, वरना उन्होंने मैं बहुत लंबे लंबे लेक्चर लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, चलो ठीक है।